नमस्कार दोस्तों, जय हनुमान जय बजरंगबली। आज मैं आपके साथ उस शख्स को मिलाने जा रहा हूँ जो शख्स ज़िंदगी में अपनी लाइफ को इस तरीके से टर्न ओवर किया कि उनकी लाइफ में कोई इंसान मिले जिन्होंने उन्हें कहा कि आप अपने लिए नहीं लोगों के लिए जियो। उन्होंने एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी का माध्यम चुना। आज की डेट में वो लोगों को पढ़ा रहे हैं और लोगों को जागरूक कर रहे हैं। आते हैं सविता मैम। सविता मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे साथ। तो सबसे पहले हम एस्ट्रोलॉजी की बात करें या न्यूमरोलॉजी? दोनों ही मेरे लिए बराबर है, जो आपको अच्छा लगे। चलिए, हम सबसे पहले, मुझे ऐसा लगता है कि एस्ट्रोलॉजी है जो उसी से न्यूमरोलॉजी निकली, ऐसा? एग्जैक्टली जो रूट कॉज है, जो रूट है, मदर है जो इन सब की, वो एस्ट्रोलॉजी है। एस्ट्रोलॉजी है। तो सबसे पहले फिर एस्ट्रोलॉजी की बात करनी जी चाहिए, है ना? बिल्कुल। देखो, एस्ट्रोलॉजी जो है कि लोग इसमें 12 घरों की बात करते हैं। ये 12 घर हैं, ये कुंडली बिल्कुल है, हमारा जीवन इसी पे आधारित है। बिल्कुल। तो ये 12 घरों का क्या है, रहस्य क्या है? थोड़ा हमें बताएं इसके बारे में। जी बिल्कुल। मैं ना अक्सर अपनी क्लासेस में अपने स्टूडेंट से कहती हूँ कि आप लोग पिक्चर्स में देखते हो कि डेथ हो गई, एक दरबार बना हुआ है जहाँ यमराज बैठे हैं। वो चित्रगुप्त से कहते हैं कि भाई इसके जन्म, इसका क्या, इसके कर्मों का लेखा जोखा है जिसके आधार पे स्वर्ग या नर्क दिया जाए। तो मैं अपने स्टूडेंट से कहती हूँ, जन्म लेने के बाद ये जो आप जन्म कुंडली लाए हो, इसके जो 12 घर हैं, ये आपका प्लेटफॉर्म तय है। पिछले जन्म से आप इनको लेके आए हो, ये आपका प्रारब्ध है। अब इसको ट्रांसफॉर्म कैसे करना है, इसका बेटर से बेटर यूज कैसे करना है, वो यहाँ देखना है। करेक्ट। जैसे कि कुंडली का पहला घर हम लेते हैं जिसका नाम होता है तनु भाव। तन वर्ड से निकला है, राइट। ये व्यक्ति के व्यक्तित्व को बताता है, पर्सनालिटी को बताता है, उसकी आप लोग बोलते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। एग्जैक्टली फर्स्ट हाउस वैसे ही रिप्रेजेंट होता है कि आप जैसे किसी को देखते हो, आप उसके बारे में एक पिक्चर बना लेते हो। वो चलता कैसे है, वो बोलता कैसे है, अपने साथ साथ वो अपनी पूरी कम्युनिटी, अपने पूरे खानदान को रिप्रेजेंट करता है, उसकी हेल्थ कैसी है। तो फर्स्ट हाउस ये आपकी पर्सनालिटी है। सेकंड हाउस धन भाव। यहाँ धन कमाने की बात नहीं हो रही है, यहाँ धन जोड़ने की बात हो रही है। ये मुख्य रूप से 3 चीजें बताता है: वाणी, कुटुंब, तिजोरी। आप कैसी वाणी बोलोगे, आपका पारिवारिक सुख कैसा है, और कितना धन जोड़ोगे, किस माध्यम से जोड़ोगे। फिर बात करते हैं तीसरे घर की, सहज भाव। ये आपके छोटे भाई बहनों को और आपके पराक्रम को बताता है। सिर्फ बोलोगे ही बोलोगे या एक्शन भी करोगे। करेक्ट, एक दूसरे के ऊपर चल रहा है। फोर्थ हाउस सुख भाव। व्यक्ति का सबसे पहला सुख क्या होता है जन्म लेते ही? माँ का सुख। माँ का सुख। उसको सिर्फ माँ ही दिखाई देती है। तो ये घर बताता है कि आपके मदर की लाइफ कैसी होगी, आपके मदर के साथ आपका रिलेशन कैसा होगा। माता, वाहन, मकान, आपकी लग्जरियस सुख, आपके आत्मिक सुख, सभी सुखों को ये डिस्क्राइब करता है। फोर्थ हाउस। फोर्थ हाउस। नेक्स्ट आता है आपका फिफ्थ हाउस। इसको कुछ लोग बुद्धि भाव कहते हैं, कुछ लोग विद्या भाव कहते हैं। ये आपके आईक्यू लेवल को बताता है, जो आप लेके आए, आपकी विद्या को बताता है, जो आप पढ़ोगे, प्लस आपके बाद जो आपका नाम मेंटेन करेगी, आपकी संतान। ये इन 3 चीजों पे ज्यादा फोकस करता है, विद्या, बुद्धि, संतान। राइट। मैं 12 घरों के बाद आपको मेन बताऊंगी कि कौन से 3 घर ऐसे हैं जो अगर इंसान के पास सही हो तो वो किसी भी मुश्किल से लड़ जाता है। क्या बात है। ठीक है। उसके बाद आता है छठा घर। अब आया छठा घर, ये आपकी लाइफ में संघर्ष पैदा करेगा। टीपू का पर्यायवाची क्या होता है? दुश्मन, अरी, वैरी। तो ये दुश्मन नहीं है, एग्जैक्टली ये आपकी लाइफ में हार्डशिप्स लाएगा। कैसे? कर्जे की, ऋण। अच्छा। रोग, यानी कर्जा देखने के लिए 6th हाउस। ठीक है। रोग, शत्रु। करेक्ट। अब ये चीजें कंपटीशन लाइफ में पैदा करती हैं। ये व्यक्ति को इन चीजों से निपटने के लिए एफर्ट्स करने पड़ते हैं। तो यानी ये आपकी लाइफ में स्ट्रगल पैदा करेगा। 7th हाउस पार्टनरशिप का, चाहे वो आपका लाइफ पार्टनर हो, चाहे वो आपका बिजनेस पार्टनर हो, और चाहे वो आपकी डेली इनकम हो। 7th हाउस ये रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट आया 8th हाउस। 6th की तरह ही 8th हाउस भी आपकी लाइफ में संघर्ष लाता है, पर ये एक ऐसा संघर्ष लाता है जिससे आप निखर भी सकते हो। करेक्ट।
ये इस घर को बोलते हैं मृत्यु भाव, आयु भाव। हम्म, कायदे से इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी मृत्यु पता चलने वाली है या आयु पता चलने वाली है। मृत्यु और आयु को प्रभावित करने वाले तत्व पता चलने वाले हैं 8th हाउस से। 8th हाउस से। कोई लंबी बीमारी है, अचानक होने वाले उतार चढ़ाव हैं, सीक्रेट चीजें हैं। जो हम एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं, ये गुप्त ज्ञान भी आप तभी पा सकते हैं जब आपको 8वां घर परमिट करता है। ग्रेट। हाँ, राइट। नेक्स्ट आता है आपका 9वां भाव। 9वां भाव। ये है आपका भाग्य भाव, ओके। प्रारब्ध, ओके। पिछले जन्मों से आप क्या कमा के लाए हो, अच्छा। प्लस धर्म कर्म, अच्छा। इस जन्म में क्या धर्म कर्म करने वाले हो, 9th हाउस। 9th हाउस। और पिता, कायदे से पिता भी भाग्य से मिलते हैं, क्योंकि हमारी माँ भी पिता के घर ही आती है। माँ अपनी आइडेंटिटी तो खो देती है, यानी कि पिता के घर से ही आपकी परवरिश शुरू होती है। आप शुरू से तो कुछ करने नहीं लगते हैं, ब्रॉट अप। तो यानी भाग्य भाव से भी पिता देखते हैं। अब मैंने यहाँ भी क्यों बोला, इसका कारण मैं 10वें घर में बताने जा रही हूँ। 10वां घर होता है कर लाइफ, करेक्ट। अब प्रोफेशनल लाइफ का पता चलता है, साथ साथ आपके किस तरह के आप कर्मास करने वाले हो लाइफ में, ये पता चलता है। प्लस अगेन पिता का सुख 10वें घर से भी देखते हैं, 9वें घर से भी देखते हैं और 10वें घर से भी देखते हैं। 9वें घर से पिता का सुख तब तक देखते हैं जब तक आप अर्निंग हैंड नहीं होते। जिस दिन आप अपना कमाने लग गए, कर्म करने लग गए, उस दिन से पिता आप 10वें भाव से 10वें भाव में आ गए। नेक्स्ट आता है आपका 11वां घर, 11वां घर, आय भाव। अब काम करोगे तो लाभ भी चाहिए, पैसा भी चाहिए, लाइफ चलानी है। तो 11th हाउस से आप देखते हो कि आपको क्या प्रॉफिट हो रहा है, क्या इनकम हो रही है, प्लस बड़े भाई बहनों का सुख, प्लस इच्छा पूर्ति। पैसा कमाओगे तो इच्छाएं तो पूरी करोगे ना, ऑब्वियसली। तो ये 11वां घर बताता है। लास्ट आता है 12वां घर। बहुत से लोग 12वें घर को व्यय भाव से, व्यय भाव है, एग्जैक्टली व्यय भाव है, लेकिन सिर्फ पैसे का खर्चा नहीं है। पहला घर आप हो, 12वां घर आपका लाइफस्टाइल है। जो बीच के घरों में जितने भाव आए, उसमें आपने जो कमाया, चाहे प्रारब्ध से, चाहे अपने कर्मों से, वो सबको भोगने कैसे वाले हो, 12वें घर आना पड़ेगा। वो 12वां घर बताएगा। 12वें घर को हम मोक्ष से भी देखते हैं। exactly, और उससे भी देखा जाता है कि ये घर पैसा खर्चाता है, कुछ ऐसा माना जाता है। उसको हम कैसे करेंगे? तो वही रीजन है ना, 1 से 11, एक तो आप खुद हुए पहला घर, बीच में जितने 10 घर आए, ये सारा साइकिल है, आके समाप्त हो रहा है 12वें घर पे। अब आपने जो पिछले जन्मों से कमाया था, जो आपकी आत्मा इकट्ठा करके लाई थी, प्लस इस जन्म के कर्मों से आपने जो किया, वो आपको मोक्ष तक ले जाता है, भोग तक ले जाता है, रोग तक ले जाता है, या शोक तक ले जाता है। आखिरी घर 12वां घर है। 12वां घर है। चलो, 12 घर के बारे में आपने बड़े अच्छे से बताया। हम बात करने वाले हैं कि जो ये 12 घर हैं, 12 घरों में से सबसे ज्यादा पावरफुल घर जो हमारी लाइफ में आते ही, ग्रह दशा एक्टिवेट होते ही हमारी लाइफ को नीचे से ऊपर तक ले जाए, वो कौन सा ऐसा घर है? देखिए, सबसे आज का युग है ये, चाहे कोई भी युग रहा हो, सतयुग, त्रेता, द्वापर, या कोई भी, है ना, कलयुग। तो आज के युग में तो वैसे ही पैसे का बोलबाला है, हर आदमी पैसा कमाना चाहता है। तो डेफिनेटली 11वां घर है। 11वां घर, करेक्ट। बट अगर मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से पूछा जाए, तो जिस इंसान का पहला, 5वां और 9वां घर मजबूत है, वो कुछ भी कर सकता है। पहला, 5वां, 9वां, हाँ, 3 घर आ गए। हाँ, अच्छा। क्योंकि पहला वो खुद है, 5वां उसका IQ लेवल है, बुद्धि है, उसके बाद आने वाली संतान है। ओके। 9वां घर उसका पिछले जन्म का लाया हुआ भाग्य और इस जन्म के धर्म कर्म है, प्लस पिता है, जहां से उसकी जर्नी शुरू हुई। ठीक है, पिता से लेके पुत्र तक या संतान तक। करेक्ट। अगर आपके ये 3 भाव स्ट्रांग है, तो आप लाइफ के बाकी चीजों से निपट लेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे हम पहला, 5वां और आपने 9वें घर की बात करी, है ना, तो हम जो 11th हाउस है जी, हम उसको, पैसा भी जरूरी है, बिल्कुल लाइफ में जीने के लिए पैसा सबसे ज्यादा जरूरी है। तो हम पैसा के जरिए, मुझे पैसा कमा दो, हाँ। तो उसका शॉर्टकट तरीका कोई है 12 घरों में ऐसा, घर को एक्टिवेट करने में हमारे पास पैसा ही पैसा आ जाए?
देखो अभी तक तो ऐसा कोई तरीका इजाद नहीं हुआ है कि एक्टिवेट कर लें और पैसा ही पैसा आ जाए। हाँ। शॉर्टकट नहीं होता। एस्ट्रोलॉजी कोई शॉर्टकट नहीं है, ठीक है। यहाँ भगवान राम आए, कृष्ण आए, जिनको हम पूजते हैं, उन्होंने भी अपने हिस्से का संघर्ष पूरा किया है। बिल्कुल किया। तो आप भाग नहीं सकते। राइट। लेकिन हाँ, 11वें करना चाहते हैं तो आपको अपने कर्मा थ्योरी पे ध्यान देना होगा, यानी कि 10th हाउस को एक्टिवेट करना पड़ेगा, यानी शनि को। करेक्ट, शनि को। देखिए, ये मैम ने बड़े अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करी कि हमें 10th हाउस और 11th हाउस को एक्टिवेट करने के लिए, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग करने के लिए कर्म करना पड़ेगा। और कर्म यानी 10th हाउस। 10th हाउस को एक्टिवेट करेंगे और 11th हाउस अपने आप एक्टिवेट हो जाएगा। अब आप इनको ये समझाओ कि 10th और 11 का आपस में मेल क्या है, और दोनों की जो स्वामी है वो कौन है? दोनों के ही स्वामी शनि है। कर्म फलदाता शनि। और एक चीज और है, हर घर अपने पिछले घर का वृद्धि भाव होता है। क्या बात है। जैसे पहला घर आया तो दूसरा घर कुटुंब आया, पहला घर मैं, दूसरा घर मेरा परिवार, बढ़ गए। ऐसे ही 10वां घर कर्म है, तो कर्म का फल क्या है? पैसा, वृद्धि। करेक्ट, बिल्कुल। तो सिंपल सी बात है कि हर घर का आगे वाला घर उसका वृद्धि भाव है। अगर आप वृद्धि करना चाहते हो तो पीछे वाले को कमांड में लेना होगा, यानी 10th हाउस को। ठीक है, ये आपने समझ लिया कि हमें अच्छा कर्म करना पड़ेगा, तभी हमारे पास फाइनेंशियली आएगा। आप किसी भी एस्ट्रोलॉजर के पास चले जाओ, किसी के पास भी चले जाओ, जब तक आप कर्म नहीं करेंगे, 10th हाउस को एक्टिवेट नहीं करेंगे, तो 11th हाउस एक्टिवेट होगा ही नहीं। ये आपको समझाने की कोशिश की गई। अब बात करते हैं मैम चौथे घर की। जी। हमने फर्स्ट हाउस बोला, बिल्कुल, पहला घर हमने एक्टिवेट कर लिया जी। हमारे बोला कि हमारी आत्मा है, हमारा शरीर है, हमारी त्वचा है, जो भी हम जाने जाते हैं फर्स्ट हाउस से जाने जाते हैं। अब हम बात करते हैं चौथे घर की। जी। चौथा घर मैम ने बताया था माँ का घर है। जी। माँ ने हमें जन्म दिया। जी। माँ ने हमें दुनिया दिखाई। जी। और अब आज की डेट में ऐसा हो रहा है कि लोग माँ को छोड़कर माँ से दूर हैं। हमें माँ का सुख, माँ को कैसे रखना चाहिए कि हम, एक और बात, जो चौथा घर है, चौथा घर 10th हाउस को भी देखता है। बिल्कुल सही। जो 10th हाउस को देखता है, 10th हाउस 11th हाउस को भी देखता है। तो हम जब, मतलब 11th हाउस के बाद वाला एक्टिवेट होता है, तो हम जब चौथे घर की बात कर रहे हैं, चौथा घर जो माँ का घर बोला जाता है, हम उस घर को कितनी क्यों महत्वता है माँ के साथ 4th हाउस की, ये बताएं। नोबडी कैन स्टॉप कि उसकी लाइफ में सुख की कमी हो। लग्जरी में ये नहीं कहती कि हाँ बहुत लग्जरी होगी, पर हाँ जरूरतें बहुत अच्छे से पूरी होंगी। अगर वो कर्म में अच्छी लग्जरी लिखवा के आया तो भी मिलेगी, बढ़ेगी, घटेगा कुछ नहीं। करेक्ट। तो माँ का, चौथे घर को बढ़ाने के लिए माँ का सुखी होना बहुत जरूरी है। माँ का संतुष्ट होना, माँ के साथ आपका कोऑर्डिनेशन होना बहुत जरूरी है। तो ये तो फैक्ट है। अगर आप चौथा घर एक्टिव रखना चाहते हैं तो आपको अपनी मदर के साथ टर्म्स बहुत अच्छे रखने होंगे। तो ये इसलिए 4th हाउस पे आ रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि 4th हाउस जो है, जो मैंने भी एस्ट्रोलॉजी पढ़ी है, 4th हाउस 10th हाउस को देखता है। 10th हाउस कर्म भाव है। कर्म भाव के साथ, जैसा मैंने पहले कहा, 11th हाउस है। अब मेरा आपसे ये सवाल है कि हमारी रेमेडी क्या है 4th हाउस को एक्चुअल में लोगों को एक्टिवेट करने के लिए, कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं? देखो, आज के युग में ये संभव नहीं है जिसमें कि लोग 70% लोग अपनी मातृभूमि से, अपनी माँ से दूर जाके काम कर रहे हैं। राइट। पहला समय होता तो हम कहते कि सुबह उठते ही सबसे पहले अपने माता पिता का आशीर्वाद लो, पाँव छुओ। माँ का घर भी एक्टिव और पिता का घर भी एक्टिव। बिल्कुल सही। करेक्ट, ब्लेसिंग मिल गई। बिल्कुल। लेकिन अब आज के युग में ये संभव नहीं है। तो आज के युग में अगर आप इस चीज को एक्टिव रखना चाहते हो तो आपको टाइम टाइम पर अपनी इनकम में से अपनी मदर को कुछ पार्ट रेगुलर बेसिस पे देना चाहिए। प्लस उनकी पसंद की चीजें देते रहना चाहिए, उनसे रेगुलर उनका हालचाल पूछते रहना चाहिए। इवन इनफैक्ट उन्हें कभी कभी जाके ऐसे सरप्राइज देने चाहिए कि जो उनकी आत्मा को खुश रखें। उन्हें लगे कि मेरे बच्चे दूर भले ही हैं लेकिन मुझसे कनेक्टेड, सीरियसली। हाँ, सोल से कनेक्टेड। क्योंकि माँ का तो रिश्ता ही ऐसा बोलते हैं ना कि बच्चा दूर हो, उसे चोट लगे तो माँ कहीं और रो पड़ती है।
ये तो रिलेशन ऐसा है सीरियसली फैक्ट है। है ना? हाँ, तो वो अगर इस तरीके से कनेक्टेड रहे अपनी मदर के साथ, हम्म। इवन मदर ही नहीं, अपनी मातृभूमि के साथ, मातृभूमि के साथ, 4th हाउस मातृभूमि भी है, तो मतलब आप अपने देश के लिए भी लॉयल रहो, अगर आप उसकी ग्रोथ के लिए भी करो, तो सभी चीजें एक साथ एक्टिव होती हैं। अब बात करी चौथे घर की, बात करी हमने, पूरी कुंडली के बारे में, आपने 12 घरों के बारे में बताया। अब मैं आपसे बात करने वाला हूँ 12 हाउस की, 12वें घर की। 12वां घर, जैसा कि आपने बताया है कि 12वां घर खर्चे का घर भी बोला जाता है। तो अब हम खर्चे से बचने के लिए, जैसे लोग होते हैं, लोगों पैसा कमा रहे हैं, लोग पैसा तो कमा रहे हैं अच्छे तरीके से, बोलते हैं हमारे पास पैसा टिकता नहीं है, पैसा खर्चा जाता है, कहीं ना कहीं से निकल जाता है, बहुत पैसा कमा रहे हैं तो बचता ही नहीं है। क्या कैसे कर सकते हैं कि 12वां घर हमारा ठीक रहे? देखो, एक्चुअली हाँ, 11वें का वृद्धि भाव 12वां है। ओके, ठीक है, जैसे मैंने बोला, हर अगला घर पीछे वाले घर को, ठीक है, ठीक है, तो आय का वृद्धि भाव व्यय, लक्ष्मी टिकने के लिए बनी नहीं है, ओके, अगर प्रैक्टिकली देखा जाए। हाँ, पर अच्छी जगह लगे, अच्छी जगह लगे, सही में, बिल्कुल सही बात है, मेन ये चीज है, करेक्ट। तो इसके लिए हमेशा जितनी भी आपकी इनकम है उससे 10वां हिस्सा, हमारे बुजुर्गों ने भी, हमारे गुरुओं ने भी कहा है, 10वां हिस्सा निकालना चाहिए, और उसको जो ये स्ट्रे बर्ड्स हैं, आपके स्ट्रे एनिमल्स हैं, इनके खाने पीने पे या इनके इलाज पे खर्च करना चाहिए। जब आप इसका दसों निकालते हैं और ऐसे जीवों पे खर्च करते हैं जिनको पैसे का मतलब नहीं पता है, जो हम पे आश्रित है, बल्कि इनमें से किसी एक को अडॉप्ट भी कर सकते हैं, करेक्ट। जिस दिन आप ऐसा करना शुरू करेंगे, यूनिवर्स आपको ब्लेसिंग्स देना स्टार्ट कर देगा। क्या बात है, तो वो पैसा जब भी बचना शुरू हो जाएगा, नेचुरल चेंज आएगा, अच्छी जगह पे लगेगा, अच्छी जगह पे लगेगा, क्योंकि आप अच्छा कर्मा कर रहे हैं, अच्छा कर्मा कर रहे हैं, किसी बेजुबान की आप दुआ ले रहे हैं, दुआ ले रहे हैं, क्या बात है। हाँ। देखिए, फिर बात कर्मा पे आ गई। बात तो उल्ले के कर्मा पे ही है, कर्मा पे बात आ रही है। हाँ। अच्छा, चलो हम कर्मा के सुधागर, मतलब कर्मदाता शनि की बात करी। कई लोग क्या कहते हैं कि शनि का नाम सुनते ही डर जाते हैं कि हमारे ऊपर साढ़े सती चल पड़ी, ढैया चल पड़ा। मंदिर के पास गए, किसी एस्ट्रोलॉजर के पास गए, उन्होंने बोला कि आपके ऊपर ढैया चल रहा है, आपके ऊपर साढ़े सती चल रही है, डरने लग जाते हैं जी। ऐसा होता है कई बार जी। तो अब हमें उस चीज को कैसे लेना चाहिए? हमारे ऊपर साढ़े सती शनि आ गए हैं, तो हमें उसको कैसे लेना चाहिए? पॉजिटिव लेना चाहिए या नेगेटिव लेना चाहिए? उसको ठीक कैसे कर सकते हैं? देखिए, बात तो फिर कर्मों की आएगी। एक बात को ध्यान रखिएगा, शनि न्याय के देवता भी हैं, बिल्कुल करेक्ट। प्लस अगर आपने पास्ट में अच्छे कर्मास किए हैं, जो आपके साथ काम करते थे, मतलब जो भी आप, मतलब अब साढ़े सती तो अब आई है, जो जीवन आप जी चुके हैं इससे पहले। पास्ट मेरा कहने का मतलब पास्ट माने पिछली लाइफ की बात नहीं कर रही मैं, अभी की बात कर रही हूं, अभी की जो आप लिखवाए हैं वो तो तय है, ठीक है। उसके अलावा अगर आपने जो भी आपके यहाँ काम करने लोग आते हैं, जो भी लेबर क्लास लोग हैं, शनि क्या है? सेवक है, हार्ड वर्कर है। अगर आपने किसी हार्ड वर्कर के साथ में अन्याय नहीं किया है, अगर आपने किसी हार्ड वर्कर का हक नहीं मारा है, और अगर आपने लॉयल्टी से किसी का भी हक नहीं मारा, आपके पास ईमानदारी का पैसा है, करेक्ट, अपने हक का पैसा है, बिल्कुल, तो सवाल ही नहीं पैदा होता शनि आपको बर्बाद करके जाए। पैसा मत मारो, किसी के साथ किसी का हक मत खाओ, तो शनि आपके ऑटोमेटिकली एक्टिवेट रहेंगे। हाँ, एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। हाँ। राहु को शनि की छाया कहा जाता है, बिल्कुल। क्यों कहा जाता है? कहते हैं कि शनि देव खुद आने से पहले राहु को भेजते हैं। ओके। राहु इल्यूजन है, भ्रम है। सब्जी वाले को मुझे 30 रुपए देने थे, हाँ। मैंने उसको 100 रुपीज दिए, सब्जी वाले ने गलती से मुझे 80 रुपए वापस कर दिए। हाँ। अब मैं ये सोच लूं कि भाई मेरी तो गलती नहीं है, हाँ। मैंने तो इसको पूरे पैसे दिए थे, हाँ। अब इसकी गलती है, हाँ। और मैं वो 80 रुपए अपनी पॉकेट में डाल लूं, हाँ। करेक्ट, बिल्कुल। दूसरा तरीका है कि मैं उसे बोलूं भैया, लालच, दूसरा तरीका है कि भैया आपसे गलती होगी, ये आप 10 रुपए आपके, ठीक है। अगर आपने पहला रास्ता चुना कि मेरी तो गलती नहीं थी, इंसान खुद को एक्सक्यूज बड़े अच्छे दे लेता है, बिल्कुल दे लेता है, ठीक है, पैसों के मामले में तो हाँ। तो वो जो 10 रुपए आपके पास आए हैं ना, हाँ। इसने आपका राहु एक्टिव किया। क्या बात है। जैसे ही राहु एक्टिव हुआ, पीछे पीछे आपके शनि चले आए। लो जी, शनि आ गए, शनि आगे थप्पड़ मारेंगे, शनि थप्पड़ मारेंगे। जब मैं फिर उस बात पे आता हूँ कि जैसा शनि जो है, शनि को सुनते लोग साढ़े सती ये सुनते डर जाते हैं, हम ठीक कैसे करें? अच्छे कर्म तो करने शुरू कर दिए आपने बताया, अच्छे कर्म करें ऐसे, और
शनि मंदिर जाते हैं, शनि देव को तेल तेल चढ़ाते हैं जी और काली वस्तुओं का दान करते हैं। जी उसके अलावा कई लोगों का शॉर्टकट तरीका कुछ रेमेडी है। हाँ, जो जितने ये काले कीड़े मकोड़े हैं ना, हम्म, इनको सप्तधान डालना शुरू कीजिए, अच्छा, एक मुट्ठी इनके घर के बाहर। ओके, एक और भी आप काम कर सकते हैं, वो सभी ग्रहों को शांत कर देता है। हम्म, गोलागरी होती है, ओके, हाँ होती है, उसको ऊपर से काट लीजिए, जैसे ठीक है। मुंह जैसा बना लो। ठीक है, उसमें अब आप सप्तधान भी भर सकते हैं, ठीक नहीं है। तो घरों में जो आम सर्दियों में पिन्नियां बनती हैं, पंजीरी बनती है, बिल्कुल बिल्कुल देसी घी डाल के, बिल्कुल, उसको बीच में स्टफ करो। ओके, और जहां आपका कीड़ी नाल है, कीड़ी नाल माने जहां इनका मोहल्ला होता है, हाँ, बहुत जहाँ सारे कीड़ियाँ इकट्ठी कीड़ियां होती हो, हैं, है हाँ ना, हाँ, वहां जाकर के इसको दबा दो। दबा दो, अगर आपको लगता है कि मिट्टी से वो हो सकता है, तो जो ऊपर उसका कवर था वो लगा के मौली से बांध दो अच्छा और उसको थोड़ा दबा दो। अच्छा, अब ये उनके लिए एक तरह का लंगर हो गया, हाँ, मतलब उनका अनाज हो गया, उनका खाना हो गया। खाना हो गया, वो उसको होल करके अपने आप खा लेंगे। क्या बात है, अच्छा, ठीक है, ठीक है, जब आपके पास इनकी ब्लेसिंग्स आएंगी हाँ, तो ऑटोमेटिकली आपके ग्रह सीधे होने लगेंगे, कर्म भी अच्छा चलना शुरू हो कर्म भी जाएगा, अच्छा है। अब शनि ठीक होना आप शुरू हो बोलो कि जाएगा। मैं तो बहुत लोगों को लंगर नहीं खिला सकती, हम्म, मैं क्यों, आप इन जीवों को तो बड़े प्यार से लंगर खिला सकते हो, इस, कितना खर्चा हुआ? इसमें तो खर्चा ही कोई नहीं है, कोई खर्चा नहीं है, इसमें आपकी नियत है, इच्छा है, इच्छा है। मतलब कहने का भाव है कि इच्छा से सब काम हो सकता है। सब हो सकता है। इच्छा जताएंगे तो आपको भी खिला करके अपने आप को, अपने ग्रहों को, शनि को ठीक कर सकते हो। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ये तो हमने रेमेडी दे दी शनि के लेके। जी अब हम फिर आते हैं 12 घरों के ऊपर। जी 12 घरों की हमने बात करी, 12 घरों में हमने 12वें घर की बात करी। जी अब हम बातें हैं 6th हाउस में जी और 8th हाउस में। जी देखिए 6th एंड 8th हाउस, जी ये घरों की महत्ता बहुत इंपॉर्टेंट है बिल्कुल है, कुंडली में। बिल्कुल है। अब लोग इस दोनों घरों को छेड़ते नहीं है, इसका फॉर्मूला नहीं ढूंढते कि हम इसको एक्टिवेट कर लें, इसे ठीक कर लें। जी तो वाकई इन दोनों को ठीक करना चाहिए या नहीं, या इन दोनों ग्रहों के उपाय कर, मतलब दोनों घरों के 6th एंड 8th के जी उपाय करने चाहिए या नहीं? करने चाहिए। कैसे? आपको उस घर से रिलेटेड एक्टिविटी करनी चाहिए। अच्छा, एक एग्जांपल देती हूँ, सपोज किसी के 8वें घर में शनि मंगल है, बिल्कुल अब आपको दिखाई दे रहा है कि इसके साथ एक्सीडेंट्स होंगे, बिल्कुल 100% दिखेंगे ना, शनि आप मंगल, उसको हाँ, कह दो जिम जाना शुरू कर दे। क्या बात है, अब जिम वो जाएगा, अपनी बॉडी को खुद ही कष्ट देगा। बिल्कुल, अगर तो बहुत तीव्र प्रारब्ध नहीं है हाँ, तो वहीं छोटी मोटी चोट से टल जाएगा। अच्छा, छठे और 8वें घर में जो प्लैनेट्स हैं, हाँ। उनसे रिलेटेड एक्टिविटीज को एक्टिव करना होता है। वो कुंडली टू कुंडली डिपेंड करता है कि हम उसे कैसे ट्रांसफॉर्म करें। क्या बात है, अगर आप कर्मा थ्योरी में बिलीव करते हैं तो ट्रांसफॉर्मेशन जब आप कर देते हैं तो वो चेंजेस ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। अच्छा, यानी आपके कहने का मतलब है कि उसके रिलेटेड आपको कर्म करने चाहिए, हाँ यानी उसके स्टोन्स या उसके जो बोलते हैं लाल किताब के उपाय नहीं करने चाहिए। नहीं, मैं इस हक में नहीं हूँ, मैं किसी के विरोध में नहीं हूँ कि आप उपाय ना करें या स्टोन ना पहने, आई एम नॉट गोइंग टू से। लेकिन आप जब उपाय करते हैं, स्टोन पहनते हैं, तो उसमें आपका अपना पर्सनल एफर्ट कहाँ है? क्या पर्सनल एफर्ट है? आपको बोला ये चीज जाइए दबा दीजिए, ये चीज चाहिए बहा दीजिए, ऐसा ही होता है, या ये पहन लीजिए, पहन लीजिए, ठीक है। अब इसके अंदर आपने अपने शरीर से जो काम लेना था, आपकी ये छठा घर भी आपकी बॉडी है और 8वां घर भी आपकी बॉडी है। आपने एक बार तो रास्ता साफ कर लिया, पर आप जो बेसिकली आप हो, ये तो आप परमानेंट प्रॉमिस लेके आए हो ना कि ये दोबारा इकट्ठा हो जाएगा। बिल्कुल, फिर क्या करोगे? रास्ता तो डेली चाहिए ना। बिल्कुल, तो साथ साथ डेली एक्टिविटीज को भी रखिए। वो आपका एक बार रास्ता खुलेगा, पर वो रास्ता हमेशा खुला रहे, उसके लिए एक्टिविटी जरूरी है। मैं ये नहीं कह रही कि ये चीजें काम नहीं करती हैं। अगर सही उपाय सही तरीके से मिले और सही स्टोन आपने सही तरीके से पहन लिया। अच्छा, उस तरीका क्या है स्टोन सही तरीके से पहनने का? देखिए, इसके बहुत सारे नियम आते हैं। रत्न शास्त्र अपने आप में इतना इजी नहीं है। अच्छा, रत्न शास्त्र को अगर समझना हो तो 6, 8, 12 के तो स्टोन्स भी मना किए जाते हैं। मैं इसी पे ही आया था, हाँ, ठीक है ना। हाँ, 6-8 के स्टोन्स मना किए जाते हैं। लेकिन इसके भी कहीं और आगे फॉर्मूलाज हैं। हाँ, मतलब लाइक इसके हाँ, मित्र का पहना दिया जाता है, या हाँ, फिर एक होता है जैसे शनि 2 घरों का मालिक है, हाँ, इसमें भी 70% इम्पैक्ट ये कुंभ राशि को ज्यादा देता है, 30% ये मकर को देता है।
चाहे कोई भी यहाँ हाँ पे हाँ हाँ, हो। हर एक का एक प्रिय घर है, जैसे एक हाँ माँ के हाँ 2 बच्चे हाँ, हैं, एक माँ के 2 तो वो बच्चे। ज्यादा प्यार किसको कर रहा है, हाँ इसको हाँ भी हाँ कुंडली में हाँ इसके लिए भी एक पर्टिकुलर टर्म होती है, हाँ हाँ राइट। हाँ। तो इस तरह से अब ये भी देखा जाता है कि उस 8वें घर में वो कौन सा ग्रह बैठा है। ग्रह बैठा है, प्लस कौन सा एक्टिव हो रहा है, प्लस दशा किसकी चल रही है, हाँ, ये सबसे अंतरदशा किसकी चल रही है, दशा और और प्लस आपका मोटिव क्या है स्टोन पहनाने के लिए। मोटिव। देखो कई बार होता है किसी बीमारी से बचने के लिए डाला जाता है स्टोन, ठीक है। कई बार होता है शादी के लिए डाला जाता है, कुछ वक्त के लिए, राइट। तो डिपेंड करता है कि आप जो स्टोन पहन रहे हैं उसका पर्पस क्या है, जो आप रेमेडी कर रहे हैं उसका पर्पस क्या है। अगर आप पर्पसफुली रेमेडी करते हैं और पर्पसफुली स्टोन पहनते हैं तो उसका एक लिमिटेड पीरियड होता है, ओके, कि डिजायर्ड कि इतने में ये रिजल्ट आ गया, इतने में रिजल्ट आ गया। अब जैसे लोग कहते हैं जी लग्नेश का दान नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, बट नहीं, जिस समय आप पर्टिकुलर पीरियड के अंदर पर्टिकुलर रिजल्ट लेना चाहते हो तो आपसे सब करवाया जाता है। अब हम तो कहते हैं गुरु सूर्य चंद्र के दान लगभग ना के बराबर करो, आपने खुद को ही दान कर दिया, ओके। तो इस तरह से बहुत सारी चीजें मैटर करती हैं कि आपके पास जो आया है वो उसकी मंशा क्या है, प्लस उसकी कुंडली क्या बोल रही है, और आप उसमें क्या बेस्ट वे आउट दे सकते हो। ओके, अच्छा मेरा आपसे एक और सवाल है, जैसा कि कुंडली में हमने 12 घर देखे, शुरुआत करी थी 12 घरों की। 12 घरों में कुंडली की शुरुआत होती है लगन से जी। लगन में हम कैलकुलेट करेंगे तो 1 नंबर से हम घरों की बात करने जा रहे हैं कि कुंडली में 12 घरों के जो स्वामियों की जी। हर कुंडली में हर घर का एक स्वामी है, बिल्कुल। तो जैसा कि हम बात कर रहे हैं 7th हाउस की, 7th हाउस का स्वामी शुक्र आ गया, बिल्कुल ठीक है, वहां 7 नंबर आ गया, बिल्कुल। पर वो 7 नंबर की जगह वहां पे 8 नंबर है जी, और 8 नंबर है और शनि यानी कि वहां पे शुक्र नहीं है जी, वहां पे है बृहस्पति, बिल्कुल ठीक। अलग नंबर पे, अलग घर पे, अलग ग्रह, अलग राशि, अलग चीज आके बैठ गई, बिल्कुल बिल्कुल। तो वो घर जो है शुक्र का है, बेस नींव तो उसकी वहां है। उस घर में वो शुक्र इफेक्ट डालेगा या नहीं डालेगा अपने घर पे? 100% डालेगा। वो कैसे? उसका बेसिक गुण धर्म तो शुक्र का है ना। एक एग्जांपल देती हूँ, 7वें घर में यदि गुरु आ जाए, गुरु सारे ग्रहों का राजा है, तो मैरिड लाइफ अच्छी नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि वो शुक्र का घर है। शुक्र के घर में गुरु दान का, धर्म का, परमार्थ का क्या काम। शुक्र क्या है? संसारिकता। शुक्र क्या है? भौतिकता। बहुत अच्छी बात बोली आपने, करेक्ट, बिल्कुल। तो इस तरह से निर्भर करता है, बिल्कुल। अब शुक्र के घर शनि आ जाए, बिल्कुल, तो शनि क्या करेगा? देरी करेगा शादी में, पहली बात, बिल्कुल। दूसरी बात, उम्र से बड़ा पार्टनर देगा, बिल्कुल, डिफरेंस होगा, हो सकता है इंटरकास्ट भी दे, करेक्ट। शुक्र और शनि, शनि जिस चीज के साथ जुड़ता है उसको लंबा कर देता है, हाँ, बड़ा कर देता है, हाँ, अक्सर देखा गया है, धीमे कर देता है, हाँ, अक्सर देखा गया है जिनके कुंडली में 7वें शनि होता है ना, हाँ, उनका लाइफ पार्टनर बीमार भी रहता है, हाँ, अच्छा। तो इट डिपेंड्स। शनि और शुक्र आपस में मित्र बिल्कुल मित्र है। तो फिर अपने घर में आने से शनि, शुक्र के घर में शनि आ जाए तो खराब कर देता है? खराब नहीं करता है, शनि अपने गुण धर्म तो छोड़ेगा। ओके, अब मकान मालिक शुक्र है, हाँ, किराएदार शनि आ गया, हाँ, अब मकान मालिक ने तो एग्रीमेंट कर लिया 11 महीने का, हाँ, करेक्ट, हाँ, लेकिन मेंटेन उसको कौन कर रहा है? हाँ, शनि, हाँ, अब मकान मालिक रोज आके इंटरफेयर तो नहीं करेगा, हाँ, तो शनि अपने गुण धर्म भी तो छोड़ेगा, हाँ, शुक्र ने तो सिर्फ मकान बनवाया था, हाँ, वो सोसाइटी अच्छी थी, हाँ, वो लोकेलिटी अच्छी थी, मेंटेन कौन कर रहा है? शनि। शनि बात करी थी आपके शनि की, यानी कि 7th हाउस में जैसे शुक्र थे, शुक्र देवता का घर है, उसके घर में आके कोई और ग्रह आके बैठ जाए तो क्या इफेक्ट डालता है? अब जैसे जो ग्रह हैं या घर ग्रहों के कोई नंबर हैं, तो उनका क्या इफेक्ट है अपने पे, यानी कि अपने कुंडली के 12 घरों पे, अलग अलग घरों पे आकर के बैठ जाएं, तो उनमें से सबसे ज्यादा पावरफुल जो देखा जाता है वो गुरु देखा जाता है, ठीक है। गुरु जिसका अच्छा है कहते हैं सब कुछ अच्छा है, तो हमारे पास गुरु अच्छा है, बस बाकी 12 घर थोड़ा सा कम है, मतलब स्ट्रांग नहीं है, तो हम कैसे देखेंगे? देखिए, गुरु जीवा है, जीव कारक है, आकाश तत्व है, हमारी सांस लेने की वजह है, सांसों का ही तो झगड़ा, अगर सांसें नहीं चलेंगी तो 56 भोग भी क्या करेंगे, करेक्ट। जिस समय कोरोना आया था उस साल गुरु वीक था,
और राहु का बोलबाला था, करेक्ट। उसी राहु ने हमें कोरोना भी दिया और उसी राहु ने हमें ये वाईफाई ऑनलाइन ये सारी चीजें भी राहु की हैं, हाँ, प्लस राहु भी आई की हैं, माइनस राहु आई, की हैं, राहु करेक्ट। की हैं। तो ऐसे ही गुरु को जितना स्ट्रांग किया जाए, स्ट्रांग करने का मतलब ये नहीं है कि आप बैठ करके माला जपने बैठ जाएं, नहीं, पर आपके कर्म, आपकी वाणी, आपकी कथनी, आपकी करनी, इसमें फर्क ना हो। आप हाथों से ही नहीं, मन से भी किसी के लिए बुरा ना सोचें, करेक्ट। प्लस जो आप गुरु को अच्छा करना चाहते हैं तो आपको हर समय खुद को ईश्वर के निहित करके, यानी कि धार्मिक बन के रहना चाहिए। हाँ, मतलब आपको ये नहीं दिखाना है मैं कर रहा हूँ, मतलब परमात्मा करवा रहा है। हाँ, जब आप सबके अंदर परमात्मा को देखेंगे, हालांकि संभव नहीं है, ये सारी बातें कहने में बहुत अच्छी लग रही हैं, लेकिन हाँ, आप ये कोशिश तो कर सकते हैं ना, हमारे जीवन में एक सूक्ष्म से सूक्ष्म विचार जो सिर्फ हमें पता होता है, हम उसका भी परिणाम भुगतते हैं। अगर इतनी सी बात समझ ली, करने का तो भुगतेंगे ही भुगतेंगे, जो सिर्फ मुझे पता है और मैंने किसी के लिए सोच लिया, अच्छा, कि इसका ये हो जाए, बुरा हो जाए, कुछ भी, तो इसकी भी सजा मिलने वाली है। इसकी सजा कौन, गुरु देगा या शनि देगा? ये तो आपके कर्म ही देंगे, क्योंकि आपके कर्मों के खाते में लिखा गया। कर्मदाता तो फिर शनि है, आपके कर्मों में गया ये, आपने सोचा, आपने किसी का बुरा सोचा, चाहे वो आपको पीट रहा हो, चाहे कुछ भी हो, अब ये तो कहना बहुत मुश्किल है कि नहीं उस समय में भी आप भलाई सोचो, राइट। तो बेसिकली जब हम चाहते हैं कि गुरु को अच्छा रखें, तो इसको अच्छा रखना इतना आसान नहीं है। अपने विचारों से ही शब्द बनते हैं, शब्दों से ही कर्म बनते हैं, एक्शंस वही होता है ना जो हम सोचते हैं। तो सबसे पहले अपने मन को साफ रखें, कर्म तो अपने आप सही हो जाएंगे, तो गुरु अपने आप बढ़ता चला जाएगा। मन को कैसे साफ करें? कई लोग तो ऐसे हैं मन के अंदर बहुत ज्यादा आई एग्री, भरे रहते हैं कि, तो वो कैसे मन को शांत करें? देखो, वो फिर पिछले जन्म का कोई कमाया हुआ पूर्व प्रारब्ध ले आए हैं, तो अभी इस जन्म में वो भोग रहे हैं, कहीं तो जाके कर्जा देना पड़ेगा। यहीं पे तो यात्रा समाप्त नहीं हो रही, ये तो आप भी मानते हैं। कहीं से आप भी आए हो, कहीं आपको भी जाना है, मैं भी कहीं से आई हूँ और कहीं जाना है। ये जो इतनी बड़ी सृष्टि है, ना मैं चला रही हूँ ना आप चला रहे हो, और आप और हम नहीं रहेंगे तो भी चलेगी, तो ये तो चलेगा, सर्कल है। तो जो जितना संभाल लेगा गुरु को, धीरे धीरे बाकी सब प्लैनेट्स अपने आप उसके पीछे सीधे अलाइन हो जाएंगे। यानी कि गुरु की भी बहुत महत्ता है हमारी, बिल्कुल है। अच्छा, जैसा कि हमारे साथ गलत हो रहा होता है कई बार, हम हर बार सही करते हैं, हमारी लाइफ में गलत होता जाता है, तो वो कैसा ऐसा ग्रह है जो हमारे साथ गलती करता जाता है? कौन सा ग्रह एक्टिवेट होता है जो हम अच्छा करते रहते हैं, हमारे साथ फिर भी गलत होता रहता है? देखिए, इसमें मैं ये कहूंगी कौन सा ग्रह नहीं है, हर ग्रह अच्छा भी हो सकता है और हर ग्रह बुरा भी हो सकता है। ये आपका कार्मिक रिलेशनशिप है। इसको कैसे देखेंगे? इसको ऐसे देखोगे कि आपकी कुंडली में जो ग्रह है, सबसे पहले उसकी प्लेसमेंट क्या है, बाद वो अलग अलग दृष्टियों से किन ग्रहों के प्रभाव में है, दुश्मनों के प्रभाव में है या मित्रों के प्रभाव में है। अच्छा। प्लस पाप कर्तरी में तो नहीं है। यदि गुरु ही इकलौता पाप कर्तरी में आ जाए, तो जितने बड़े धनयोग मर्जी लेके बैठ जाओ, पूरे नहीं होंगे। ओके। क्योंकि गुरु जीवा है, जीवा ही फंस गया, तो कैसे निकालोगे? करेक्ट। तो इस तरीके से हर ग्रह अच्छा भी है और हर ग्रह बुरा भी है। जिस तरह से हम हैं, ना तो हम पूरी तरह से अच्छे हैं, ना हम पूरी तरह से बुरे हैं, सभी के अंदर दोनों रूप बसते हैं। वो आपका कार्मिक रिलेशनशिप है, आपका कर्मा है, जो प्रारब्ध में आप लिखवा लाए कि आप उसके साथ अच्छा कर रहे हो, वो बुरा कर रहा है। हो सकता है पूर्व जन्म में आपने उसके साथ बुरा किया हो और अब उसकी आत्मा आपके साथ बुराई करवा रही है। अच्छा, आत्माएं का कुंडली में पता चल सकता है कि आप कौन सी आत्मा के आसपास हो या कौन सी आत्मा थी, ऐसा कुछ पता चल सकता है? मतलब इससे ये पता चल सकता है कि आपके ऊपर नेगेटिव चीजों का इफेक्ट हो सकता है या नहीं? हाँ, ये पता चल सकता है। कैसे? ये पता चल सकता है कि आपकी कुंडली में आपका लग्नेश पीड़ित कितना है, आपका चंद्र कितना कमजोर है। अक्सर उन्हीं कुंडलियों में नेगेटिव एनर्जीज या किया कराया ज्यादा होता है, उन पे ज्यादा असर आता है। देखो, अगर आप मजबूत हो, यूनिवर्स में सभी तरह की एनर्जीज हैं। अब अगर आप मजबूत हो तो आप आराम से निकल जाओगे, वो आपको टच भी नहीं करेंगे। बट अगर आप कमजोर हो तो कमजोर पे तो सभी हावी होते हैं।
मतलब ग्रह कमजोर है तो अपने पर बाकी ग्रह भी या आसपास की नेगेटिविटी भी हावी हो हावी जाएगी। हो जाएगी, करेक्ट। ओके। अच्छा, चलो हम आखिरी सवाल की तरफ आते हैं। आखिरी सवाल में मैं आपसे पूछने वाला हूँ कि जैसे ग्रह हैं, जैसे कुंडली है, 12 घर हैं, जी। 12 घरों में हमने अच्छे ग्रह, अच्छे घर, अच्छी 4th हाउस की बात करी, 6th की करी, 8th की करी और 12th की करी, 11th की भी करी। अब मैं बात करने वाला हूँ ओवरऑल, जैसे कोई इंसान है, कई इंसान अपने कर्म यानी 10th हाउस कर्म अच्छा नहीं कर रहा है, वो लाइफ में उसके पास सब कुछ मिल रहा है, तो हम लोग जैसे देखते हैं कि ये इंसान है, ये इंसान अच्छा तो कर नहीं रहा है पर इसे ऑटोमेटिकली मिल ही जा रहा है, बैठे बैठाए मिल रहा है, पर इसका कुंडली में कौन सा ऐसा घर है, कौन सा ऐसी ग्रह है जो कर रहा है, दिख रहा है हमें ये कर नहीं रहा है, ये ऐसे ही मिल ही जा रहा है, वो ऐसी क्या चीज है उसकी? 11वां घर, 11वें घर में जो ग्रह लेके आता है ना व्यक्ति, वो उसका बोनस होता है पिछले जन्म का। आपने पहले भी कहा था, वो कभी बुरा नहीं करता। 11वें घर में बैठा प्लेनेट आपका बोनस होता है, जिसको आप इस जन्म में कैश करते हो। जो 11वें में शुक्र लेके आ गया, अब वो जो इच्छा करेगा कहीं से भी पूरी होगी, बाय हुक और बाय क्रुक। समझ गए? समझ गया। हाँ। अच्छा, हमने 11वें घर की बात करी, आपने 11वां घर पीछे से लेकर के आता है, बोनस जो ग्रह में बैठा है, बोनस हमारे को बोनस मिल गया जी। अब हमें बोनस तो मिल गया, तो इस जन्म को अगले जन्म के लिए हम बोनस खाई जा रहे हैं, तो वो हम उस बाकी कर्म कर नहीं रहे हैं, तो कैसे चलेगा? उसका अगले जन्म में भुगतना पड़ेगा या क्या अगर करना? तो उसका बोनस बहुत स्ट्रांग है तो हो सकता है ये जन्म वो अच्छा जी जाए, बट अगर जनरली ऐसा होता नहीं है, एंड में आके आप देखोगे कहीं ना कहीं कर्मा दिखने स्टार्ट हो जाते हैं सबके। अगर उसने अच्छा नहीं किया है बिल्कुल भी, उसने बैलेंस रखा है अच्छे और बुरे कर्मों का, दोनों का, तो ठीक है, मीडियम चला जाएगा। अक्सर आपने देखा होगा कोई व्यक्ति बहुत अच्छी लेविशली लाइफ जी रहा है और एंड में आकर के उसकी ये स्टेज आ गई, वो बीमार हो गया और कीड़े पड़ गए, डॉक्टर्स भी नहीं जा रहे। मतलब पहले लाइफ अच्छी चल रही है, एंड में आके हाँ, अब उसका भुगतान शुरू हो गया। अच्छा, करेक्ट। और किसी के साथ आपने देखा है कि पहली लाइफ में उसने स्ट्रगल किया, बहुत स्ट्रगल किया, लेकिन जैसे ही उसकी लाइफ का आधा फेस आया, 45, 50, 55, लाइफ में सुकून आ गया। करेक्ट। तो सब यहीं से ही शुरू हो जाने वाला है। अब कुछ लोग जन्म से ही बीमार पैदा होते हैं। मतलब कहने का ये है कि आपकी कुंडली आफ्टर 40, 42 आपके अच्छे कर्म और बुरे कर्मों का प्रभाव देना शुरू करती है। ऐसा मैंने सुना है और पढ़ा भी है कि जो शुरू के 42 से 48 साल जो जिसकी लाइफ में ज्यादा स्ट्रगल आता है, अक्सर बाद की उम्र में नहीं आता। मतलब राहु केतु ने अगर पहले दौर में सता लिया है तो बाद में रिलीफ दे देते हैं, बट अगर पहला दौर अच्छा निकला है तो फिर वो बाद में किसी न किसी तरह सताना शुरू करते हैं। सताएंगे जरूरी है, कर्मों का फल देंगे, जो भी है। देखो होता क्या है, जब हम कंफर्टेबल जोन में होते हैं ना, तो कोई भी व्यक्ति जब कंफर्टेबल जोन में होता है, कंफर्टेबल जोन में रहने के बाद वो अपने को नहीं संभाल पाता है, उसमें थोड़ा अहम भी आता है, उसको ये लगने, हम सब लोग ऐसे हैं, दुख में होते हैं तो भाई भगवान ने कर दिया या भगवान बदल दे, ठीक है। जब सुख में होते हैं तो ये मैंने किया। अब जब जहां मैं आया वहां अहम आया, अहम आने के बाद हम कभी कभी ऐसी गलतियां करते हैं, ऐसे शब्द निकालते हैं अपनी पोजीशन के अकॉर्डिंग, या ऐसी एक्टिविटीज करते हैं जिससे कि दूसरे जीवों को या दूसरे व्यक्तियों को नुकसान होता है। अब पहली लाइफ कंफर्टेबल थी यंग यूथ वाले की, तो वैसी एनर्जी लेवल होता है, लाइफ का एक्सपीरियंस नहीं होता है, तो डेफिनेटली ये होगा, तो बाद में आएगा। और अगर उसकी पहली लाइफ अनकंफर्टेबल थी तो बाद में चाहे कंफर्ट भी आ जाएगा ना, फिर भी वो व्यक्ति डरा हुआ रहेगा, क्योंकि उसकी आत्मा के साथ वो कर्मा जुड़ चुके हैं जो उसने पहली एज में जोश के साथ होश मिला उसे। जब जोश के साथ होश शामिल होता है तो व्यक्ति कामयाब हो जाता है, पर खाली जोश और खाली होश किसी काम का नहीं होता है। करेक्ट। तो प्लैनेट्स का भी यही है। चलिए, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, आगे हम जरूर जुड़ेंगे इसी कुंडली को लेके, 12 घरों की अलग अलग जो महत्ता है उसको लेकर के। नमस्कार दोस्तों, जय हनुमान, जय बजरंगबली।